brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मेरे साथ फ्रेम में है अंशुमान जी। ये है इस हफ्ते का आखिरी खर्चा पान। अंशुमान जी, शो में स्वागत है आपका। और क्रिप्टो को लेकर हमने अर्थात किया था और एक और बहुत जरूरी बड़ी खबर आ चुकी है। जी सिद्धांत, इस सप्ताह का आखिरी शो है और मुझे जब हम लोग इस शो की स्टोरी के लाइनअप पे बात कर रहे थे तो हमें लगा कि ये शो वीक के अंत का शो है और जिसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आप हमेशा पूछते रहते हैं अलग अलग तरीके से। तो एक किस्म का ये डाइजेस्ट शो है जिसमें आरबीआई को क्या करना चाहिए और आरबीआई क्यों ऐसा नहीं कर रहा है क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसीज की दुनिया की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, जो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम दुनिया में फाइनेंशियल सिस्टम में देखने जा रहे हैं, उसकी आहटें क्या हैं ये इस पर हम बात करेंगे। और तेल की दुनिया के झगड़े पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे जो हमारे बीच हमारे सामने धीमे धीमे खुलकर सामने आ रहा है। एकदम। तो पहली खबर, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस समूह का अखबार है, वो उससे बातचीत कर रहे थे, उस अखबार से शक्तिकांत दास। उन्होंने एक बहुत जरूरी उस बातचीत में एक जरूरी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार का फिस्कल डेफिसिट है उसकी फाइनेंसिंग या उसको उधार देकर अगर आरबीआई से पटवाया जाए, आरबीआई उसको पाटे, तो इसके अपने खतरे हैं बहुत ज्यादा। इसके नुकसान है अगर आरबीआई सरकार का घाटा पाटने बैठ जाए तो। एफआरबीएम एक्ट का जिक्र किया है। तो किस एफआरबीएम एक्ट की बात कर रहे हैं अंशुमान जी वो, और किन डाउनवर्ड रिस्क को देख रहे हैं शक्तिकांत दास? अंशुमान जी। सिद्धांत, एक सवाल हमसे और आपसे अक्सर लोग अर्थात में और खर्चा पानी पे पूछते हैं और बहुत सारी चीजें कहते हैं कि अरे खर्चा है तो सरकार रिजर्व बैंक को नोट छापने चाहिए और घाटा भर देना चाहिए। रिजर्व बैंक नोट क्यों नहीं छाप रहा है? डॉलर छप जाता है, यूरो छप जाता है, अमेरिका अपने डेफिसिट की फाइनेंसिंग कर रहा है, भारत क्यों नहीं कर रहा है? इस इंटरव्यू में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने उस बहस को आज खत्म कर दिया। मुझे लगता है उस इंटरव्यू को पढ़ने के बाद ये बहस पूरी तरह खत्म हो जानी चाहिए कि भारत के केंद्रीय बैंक का गवर्नर ये कह रहा है कि करेंसी छापना कोई विकल्प है ही नहीं। और उसने इसके लिए उस एफआरबीएम एक्ट का जिक्र किया है जिसको हम पिछली चर्चाओं में हम जिसकी तरफ संदर्भ कर चुके हैं, इशारा कर चुके हैं सिद्धांत की। एफआरबीएम एक्ट जब लाया गया था तो उसने ये तय कर दिया था कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अपने घाटे को जीडीपी के अनुपात में एक निश्चित स्तर तक सीमित करेंगी ही, और उत्तरोत्तर ग्रेजुअली वो लक्ष्य और ज्यादा कम होता जाएगा। यानी क्रमशः हर साल घाटे को और कम करना पड़ेगा और उसे एक ऐसे सहनीय स्तर तक लाना पड़ेगा जितना न्यूनतम घाटा हमको जरूरी है। ये एफआरबीएम एक्ट में था और आरबीआई गवर्नर ने यह बात बहुत अधिकृत रूप से कही है और जिससे मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग के जाले और सवाल साफ हो जाने चाहिए कि रिजर्व बैंक करेंसी प्रिंट करने नहीं जा रहा है, कि इस एफआरबीएम एक्ट के साथ ही करेंसी प्रिंट करके घाटे को खत्म करने की संभावनाएं समाप्त हो गई थी। और यह एक्ट सिर्फ इसलिए लाया गया था कि सरकारें किसी भी स्थिति में मनमाने ढंग से खर्च बढ़ाने के चक्कर में देश की इकोनॉमी को करेंसी छापकर महंगाई की गर्त में ना धकेल दें। इस खतरे को रोकने के लिए एफआरबीएम एक्ट लाया गया था। एफआरबीएम एक्ट पब्लिक डोमेन में है, उसकी बहसें पब्लिक डोमेन में, उसके बारे में काफी सारी चीजें चर्चाएं हैं हमारे पास हैं। और एफआरबीएम एक्ट में पिछले साल सरकार ने संशोधन किया था जब राज्य सरकारों को अपना घाटा बढ़ाने की छूट दी गई थी। तो यह बहस यहां सेटल हो जाती है कि भारत किसी भी परिस्थिति में करेंसी छापकर अपना घाटा भरने के का जोखिम नहीं ले सकता। यह बात रिजर्व बैंक गवर्नर ने इस इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कह दी है। तो मुझे लगता है इस सवाल का जवाब पूरी तरह से मिल जाना चाहिए और सवाल का जवाब वित्त मंत्रालय नहीं देगा, आरबीआई ही देगा और आरबीआई ने सवाल का जवाब दे दिया। दूसरी बात जो आरबीआई ने इस गवर्नर में कही, जो हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं खर्चा पानी में, हिंदी में कोई ऐसा शो होगा जो इस तरह से बॉन्ड मार्केट पर, यील्ड कर्व पर चर्चा करता होगा, क्योंकि इसको भी बहुत एरिस्टोक्रेटिक और बहुत कुछ कम लोगों के जानने वाली चीज माना जाता है कि साहब केवल कुछ लोग ही जान पाए कि बॉन्ड मार्केट क्या होता, ज्यादा लोग ना जाने। पर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम समझा सके, बता सकें कि बॉन्ड से आपकी जिंदगी ज्यादा प्रभावित होती है शेयर की तुलना में। आरबीआई गवर्नर ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा है कि रिजर्व बैंक की पूरी कोशिश इस बात की है कि वो यील्ड कर्व को कंट्रोल करे। यील्ड कर्व का मतलब यह हुआ कि केंद्र और राज्य सरकारों को सही दर पर, सही ब्याज दर पर बाजार से कर्ज मिल सके। और इसके लिए हम कोशिश लगातार करते हैं। पर इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा, वो वाक्य मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि पढ़ना जरूरी है। वी नेवर हैड एनी फिक्सेशन दैट यील्ड शुड बी 6%, बट सम ऑफ आवर एक्शंस माइट हैव कन्वेड दैट इंप्रेशन।
लेकिन हम ये कभी नहीं चाहते कि ब्याज दर 6% के आसपास ही बनी रहे। हम कभी ये नहीं चाहते कि केंद्र सरकार को केवल 6% पर ही कर्ज मिले। यानी गवर्नर बहुत लिबरल होकर दो बातें स्पष्ट कर रहा है कि हम चाहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों को सस्ता कर्ज मिले, पर हम ये भी नहीं चाहते कि बॉन्ड मार्केट को दबाकर जबरन सस्ता कर्ज दिला दें। अब आप याद करिए वो बहसें जो जनवरी से हम बराबर खर्चा पानी में बात करते रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट कैसे केंद्र सरकार के बॉन्ड्स को खरीदने से मना करता रहा है, स्पाइक करता रहा है, आरबीआई बॉन्ड डीलर्स के सामने या प्राइमरी ट्रेडर्स के सामने सामने चिरौरी मिन्नतें करती है कि सरकार के बॉन्ड लीजिए, और वो कहते हैं कि नहीं, 6% पर नहीं लेंगे, हमें और ज्यादा ब्याज चाहिए। ये बात भी रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कर दी है कि वो यील्ड कर्व को मैनेज तो करेगा, लेकिन हम किसी तरह से फोर्स नहीं करना चाहते हैं कि 6% पर ही कर्ज दिया जाए। आरबीआई ने जो कट ऑफ रखा है 10 साल के पेपर का, अभी इस समय 10 साल के बॉन्ड पेपर का, वो 6.10% है। यहां से रिजर्व बैंक ने चीज का संकेत और दिया है कि आने वाले समय में अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो एक सीमा के बाद रिजर्व बैंक उसमें दखल नहीं देगा। यानी हमारी दो बड़ी बहसें, इसके अलावा इस इंटरव्यू में इन्फ्लेशन को लेकर चिंता है, महंगाई बढ़ने की महंगाई आरबीआई के रेंज से बाहर है, और मानना है कि महंगाई ट्रांजिटरी नेचर की, वो सारी बहसें हम बार बार चर्चा में लेते रहे। पर नीतिगत दृष्टि से ये, इसलिए मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड इसलिए है कि इसने दो बड़े सवालों के जवाब हमारे दे दिए हैं। करेंसी प्रिंटिंग कंप्लीटली नो, आरबीआई किसी भी तरह से करेंसी प्रिंट करके सरकार का घाटा भरने के पक्ष में फिलहाल नहीं है, जब तक इंटरव्यू आरबीआई गवर्नर दे रहे थे। और दूसरी चीज ये कि बाजार में अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो रिजर्व बैंक एक सीमा से अधिक जाकर दखल नहीं देगा। यानी जो कर्ज लेने वाले लोग हैं वो ये ध्यान रखें कि ब्याज दरें बढ़ने की नौबत भी आ सकती है। अगली खबर क्रिप्टो से जुड़ी हुई है। क्रिप्टो में दुनिया भर में बहुत कुछ हुआ है। चीन ने माइनिंग बंद की है, कई सारे देशों ने प्रतिबंधित किया है। अब आप लोग कमेंट में एल सल्वाडोर लिखेंगे तो वो अलग बात है। कोई बड़ी अर्थव्यवस्था जब बैन करती है और या बैन करने के संकेत देती है तो करेंसी में या किसी भी एसेट में कुछ भी समझ लीजिए, उसमें तेजी से बदलाव आते हैं। यूएस फेडरल रिजर्व के चेयर जो हैं जेरोम पावेल, उन्होंने भी ऐसा एक संकेत दे दिया है। कहा है कि फेड डिजिटल करेंसी, जब फेडरल डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो लोगों को क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन्स जैसे अल्टरनेटिव चीजों की नीड ही खत्म हो जाएगी। और उन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि मैं बिजनेस टुडे की खबर कोट कर रहा हूं कि यू डोंट नीड क्रिप्टो इफ यू हैड डिजिटल करेंसी। अंशुमान, ये सबसे बड़ी खबर है, और अब ये वो खबर है, अब हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जो देश दुनिया में होना चाहिए। यूएस फेडरल रिजर्व ने ये कहा है, जिसको हमने शायद जनवरी के अपने अर्थात में चर्चा की थी, जिसमें हमने कहा था कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिनको सीबीडीसी कहते हैं, या जिन्हें अब एक नए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें गव कॉइन्स कहते हैं गव कॉइन्स या सीबीडीसी। दुनिया के बैंक क्रिप्टो करेंसी में बढ़ रहे निवेश, उसकी अपारदर्शिता, निजी एक्सचेंजों और निजी लोगों की तरफ चलाई जा रही इस एजेंसी की, इससे मॉनेटरी सिस्टम पर जो अपनी पकड़ या जो मॉनेटरी सिस्टम पे में जो अपना असर है, उसे टूटता देखकर और अपराध के खतरे को देखकर बहुत तेजी के साथ, बड़े तेजी के साथ अपनी डिजिटल करेंसीज लाने की तैयारी में लग गए हैं। फेडरल रिजर्व के ने जब अमेरिका में बाइडेन की सरकार आई थी और जेनेट येलेन वित्त मंत्री बनी थी, जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी थी, जो कि पूर्व फेडरल रिजर्व गवर्नर भी रह चुकी हैं, तो उनके बनने के बाद फेडरल रिजर्व के डिप्टी गवर्नर ने यह संकेत दिया था कि डॉलर को डिजिटल करेंसी में बदलकर सामने जरूर लाया जाएगा। उसकी तैयारी शुरू हो गई है। पर और इसके साथ ही जब अमेरिका ने यह कहा है तो पूरी दुनिया में, लगभग पूरी दुनिया में, जब हमने जनवरी में बात की थी तब से कम अगर हम ये देखें सिद्धांत, तो कई गुना आगे जाकर दुनिया के देशों ने इस प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी इंथुजियाज्म को, जिसमें ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं, उनको काउंटर करने के लिए डिजिटल करेंसी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या ऑफिशियल डिजिटल करेंसी या सॉवरेन डिजिटल करेंसी या गव कॉइन, सब जो नाम दें उनको, इनकी तरफ तेजी से बढ़ना शुरू किया है। यूरोप के 4-5 बड़े देश, चाइना युआन की का ट्रायल कर ही चुका है। 4-5 बड़े देशों ने अलग अलग स्तर पर डिजिटल करेंसीज पर, अपनी डिजिटल करेंसीज पर काम करना शुरू कर दिया है। ये क्रिप्टो करेंसी से अलग होंगी। इनकी टेक्नोलॉजी बिटकॉइन हो सकती है, इनकी टेक्नोलॉजी वही हो सकती है जो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी है, यानी इनकी टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है, पर ये करेंसी प्राइवेट करेंसीज नहीं होंगी जिनको हम आज ट्रेड करते हैं मार्केट में, और जिनके कारण बैंकों को काफी आशंका है कि चीज की पूरी व्यवस्था में अपारदर्शिता है। दो तरीके की करेंसीज पर काम हो रहा है सरकारों के भीतर।
सिद्धांत, एक करेंसी पर जो काम हो रहा है उसे कहा जा रहा है होलसेल करेंसी, और दूसरा कहा जा रहा है रिटेल करेंसी। होलसेल डिजिटल करेंसी वो है जो दो बैंकों के बीच ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल की जाएगी। यानी अगर एसबीआई पीएनबी को लोन देता है या पीएनबी एचडीएफसी बैंक से कोई ट्रेड करता है, तो उसमें जिस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल होगा उसे होलसेल करेंसी कहा जाएगा। और दूसरी जो करेंसी जो रिटेल करेंसी होगी वो कंज्यूमर के बीच में पेमेंट सिस्टम के लिए के तौर पर काम करेगी। ये डॉलर, यूरो, स्विस फ्रैंक, युआन, रुपी पे आरबीआई काम कर रहा है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ये उनके डिजिटल करेंसी वर्जन होंगे, ये उनके 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 क्रिप्टो, अगर आप क्रिप्टो से ही शब्द से ही बहुत आग्रह रखते हैं तो ये उनके क्रिप्टो अवतार हो सकते हैं जो लीगल टेंडर के तौर पर इस्तेमाल होंगे। और इसके जरिए एक नए तरीके का क्लास, जो संकेत हमें मिल रहे हैं, जो हमारी इस मामले में लोगों से बात हो रही है, एक नए तरीके का करेंसी क्लास क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जहां यहां जो सरकारों की सॉवरेन करेंसीज हैं वो इसमें काम करेंगी। इसमें कई सारे बड़े बैंक, प्राइवेट बड़े बैंक बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं, जिसमें कि गोल्डमैन सैक्स है, जिसमें एचएसबीसी है, मॉर्गन स्टैनली है। ऐसे बड़े बैंक जो हैं वो इस मूव को सपोर्ट कर रहे हैं कि सरकारें इस प्राइवेट करेंसी मार्केट को सीमित करने के लिए इस व्यवस्था में आगे आए और इसे तेजी से आगे लेके आए। आखिरी बात है कि ये करेंसीज सरकारों, बैंकों और सरकारों का जो पूरा मॉनेटरी सिस्टम है उसका पार्ट होंगी। अभी आप जितना रुपया छापते हैं, जितना डॉलर छापते हैं, जितना यूरो प्रिंट करते हैं और जितने ट्रांजैक्शन डिजिटली करते हैं, जो आप यूपीआई के थ्रू पैसा भेजते हैं या जो एनएफटी ट्रांसफर करते हैं, वो सब उस मनी सप्लाई का हिस्सा है, जो मनी सप्लाई के बेस पर कोई भी देश अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। ये करेंसी उसी का पार्ट होंगी। इनके नियम अभी आने वाले समय में तय होंगे। ये भी तय करना, ये स्पष्ट होगा कि कौन सा देश और कौन सा केंद्रीय बैंक कौन सी तकनीक यूज करके अपने गव कॉइन्स या डिजिटल करेंसी जारी करता है। लेकिन ये एक बड़ी और नई शुरुआत है डिजिटल करेंसी की दुनिया में। फेडरल रिजर्व के बयान से लेकर अगर आप यूरोप तक बाकी सारी चीजें देखें तो ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है जो दुनिया में करेंसी में आएगा। अभी हमें इसके असर के बारे में नहीं पता है कि ये करेंसी मार्केट को कैसे इफेक्ट करेगी, प्राइसिंग को कैसे इफेक्ट करेगी। करेंसी अपने आप में कमोडिटी भी है, ट्रेड भी होती है। डॉलर और यूरो को आप बाजार में खरीद बेच भी सकते हैं किसी कमोडिटी की तरीके से, जैसे कि सोना और चांदी और क्रूड बेचते खरीदते हैं। ये कैसे ट्रेड होंगी, ये सारी प्रक्रियाएं भी हमारे सामने आनी है। लेकिन प्राइवेट करेंसीज के पैरेलल, इनका काम बढ़ने के पैरेलल सरकारों ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज की दिशा में निर्णायक कदम जरूर बढ़ा दिया है। आखिरी खबर पे चलते हैं अंशुमान जी, समय कम है हमारे पास। यूएई और सऊदी दोनों के बीच में ओपेक मीटिंग के दौरान एक सामंजस्य बनने की खबरें कल फ्लैश हुई थी। रॉयटर्स की वो खबर थी, आज रॉयटर्स की ही दूसरी खबर आई है कि अभी वो अग्रीमेंट रीच नहीं हुआ है, अभी भी बातें चल रही हैं। क्यों ये खबर उड़ी कि बातचीत हो गई है और क्यों ये खबर अब आ रही है कि नहीं, वो अग्रीमेंट अभी तक नहीं स्टैब्लिश हुआ है? अंशुमान जी, दरअसल इस खबर एग्रीमेंट होने की खबर का सोर्स तो नहीं पता, क्योंकि कई सारे प्रमुख एजेंसियों ने कल ये खबर चलाई थी। हालांकि रॉयटर्स ने भी चलाई थी। उसके बाद शायद और भी अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने इस खबर को पिक किया था। मैंने जब इसकी वेरासिटी या इसको जानने के लिए जो इंटरनेशनल ऑयल ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में काम करते हैं तो उनसे जानने की कोशिश की, तो उनका मानना यह था कि शायद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट दिखाई दी हमें 1%, 1.5% की, वहां से इस खबर का स्रोत माना जा सकता है कि मार्केट ने शायद एक्सपेक्ट किया कि बात बन गई है सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में, और ये समझौता ओपेक प्लस और उनके बीच होने वाला है। लेकिन वो बयान सामने आ गया अमीरात का, जिसे आपने रेफर किया, जिसको राइटर्स ने लिखा है कि उन्होंने कहा कि हाँ, बातचीत जारी है पर अभी कोई समझौता इस पूरे मामले में नहीं हुआ है। जो संकेत मिल रहे हैं कूटनीतिक हलकों से कि कोशिश की जा रही है कि बीच का रास्ता निकाल लिया जाए और किस प्राइस बेंचमार्क के ऊपर
उत्पादन में बढ़ोतरी की काउंटिंग शुरू की जाए, इस पर बातचीत चल रही है। क्योंकि जैसे हम इस पर बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि ये समझौता कराने में रशिया का इंटरेस्ट भी काफी है। इस समझौते को कराने में दुनिया के और भी उन देशों का इंटरेस्ट काफी है जो चाहते हैं कि बाजार में जो आ रही मांग है उसका फायदा उन्हें मिल सके। अगर कच्चे तेल की कीमतें एक सीमा से अधिक बढ़ी रही तो उसका असर मांग पर पड़ेगा। तो इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। लेकिन बाजार का जो सूचकांक है वो ये बता रहा है कि बातचीत पॉजिटिव दिशा में, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में कोई बहुत बड़ी तेजी जहां पर है वहीं पर है, पर काफी ऊंचे लेवल पर है, लेकिन जहां पर है वहां से उनमें नीचे की तरफ का रुख हल्का फुल्का दिखाई दिया है। इससे माना जा सकता है कि आधिकारिक रूप से अगले 1-2 दिन में या 3 दिन में शायद ये समझौता हो जाने की संभावना है। और जिसके बाद फिर हम ये समझ पाएंगे कि अगले 6 महीने तक बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई का आउटलुक क्या होगा, कौन सा देश कितना कच्चा तेल निकालेगा और बाजार में बेचेगा। उससे हमें यह पता चलेगा कि भारत में क्या ये जो रोज बढ़ने वाली कीमतें हैं इनसे हमें निजात मिलने की कोई उम्मीद बनती भी दिखाई देती है या नहीं। ये पूरा चक्र है जो ओपेक की बैठक से जुड़ा हुआ है। और ये था हमारा आज का खर्चा पानी, इस हफ्ते का आखिरी खर्चा पानी। आप बताइए आपको कैसा लगा, जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। 2 दिन छुट्टी है, संडे को देखिएगा 10 बजे, अर्थात उस दिन भी बहुत जरूरी बहस आने वाली है। गांवों की अर्थव्यवस्था पर हम बात करने वाले हैं। पिछले साल जब कोरोना आया था और लॉकडाउन साथ में आया था तब हमने बात की थी और इस बार भी बात करेंगे। अंशुमान जी, 1 मिनट में अगले अर्थात का टीजर दे दीजिए बस आप, क्या है अगला अर्थात? लगभग वहीं से आ रहा है जहां से सबसे ज्यादा इस समय चिंताएं सरकार के बीच के दिमाग में है, हमारे दिमाग में है कि कोविड की दूसरी लहर के बाद गांव में आखिर हुआ क्या और गांवों की अर्थव्यवस्था, गांव की परिस्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे असर डालेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था जहां से उबरने की उम्मीद लिए बैठी है कंपनियां जिस रूरल मार्केट की तरफ डिमांड के लिए देख रही हैं वही तो नहीं कहीं डूब रहा है। इसके लिए आप इंतजार करिए अगले हफ्ते के अर्थात का, जिसमें पता चलेगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का की मौजूदा परिस्थिति क्या है। बढ़िया, जरूर देखिएगा। इतने सारे नंबर्स हैं, वो आपको वो नंबर्स, वो सारे फैक्ट्स, वो सारे तथ्य आपको सच में घोटने और जानने की जरूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। लल्लन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।